हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्रकृति से प्राप्त पदार्थ जैसे चट्टानों, खनिजों, मृदा, नदियों तथा पौधों और जीव जंतुओं का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला नवीकरणीय संसाधन, ये क्या होते हैं? ये संसाधन पुनर्उत्पादित होते हैं और इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वन, जल, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा ऐसे ही संसाधन हैं। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ये संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनर्उत्पादित नहीं किए जा सकते। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इसी प्रकार के संसाधन हैं। भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। मानव के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से ही करता है, लेकिन मानव के लिए भूमि की उपलब्धता काफ़ी कम है। भूपृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल में से केवल 30% भाग ही भूमि है। इस भूमि के लगभग 30% भाग पर ही विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। भूमि के स्वरूप को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग की अच्छी तरह से योजना बनाने से सर्वोत्तम परिणाम निकलते हैं। भूमि के असावधानी से किए गए प्रयोग से अनेक गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फसल योग्य भूमि की कमी, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण आदि ऐसी ही समस्याएं हैं। दूसरा मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्सेज। सभी पौधों, फसलों, सब्जियों और वृक्षों को उगाने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है। वास्तव में मृदा की ऊपरी परत ही पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की पतली सी परत के निर्माण में भी कई वर्ष लग जाते हैं। वनस्पति के आवरण से विहीन ढीली मृदा पर अपरदन की दर तेज होती है। प्रवाहित जल और वायु इसे ढालों पर नीचे ले जाते हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए भौतिक और मानवीय कारक जिम्मेदार हैं। अगला पॉइंट है भूमि और मृदा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल। किसी भी भूमि पर बार बार एक ही फसल बोने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से भी मृदा कृषि के लिए अयोग्य हो सकती है। अतः उर्वरकों का भी प्रयोग आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाकर वनीकरण करके तथा नालियों को पाट कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। मैदानों के अपरदन को रोकने में पट्टीदार खेती सहायक होती है। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति मृदा के लिए सबसे अधिक विनाशकारी है। ऐसे क्षेत्रों में रक्षक मेखला यानी एक सीधी रेखा में पेड़ पौधों को लगाया जाता है। मृदा अपरदन, ये जो प्रक्रिया है रक्षक मेखला प्रक्रिया, ये मृदा के अपरदन को रोकने का एक प्रभावशाली उपाय है। अगला है वाटर संसाधन, जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है, लेकिन पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग खारा होने के कारण उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। अन्य 2% जल बर्फ की चादरों और हिमनियों के रूप में पाया जाता है। केवल 1% जल अलवण जल है। यही जल मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में पाया जाता है। अलवण जल पृथ्वी के सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थों में से एक है। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल भी होता है। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति दर्शाती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो एक स्तर पर जाकर हमें मृदा के कणों के बीच के स्थान जल से भरे दिखाई पड़ते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। जल प्रबंधन,
हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन ही बर्बादी है बहुमूल्य संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क प्रदेशों की विशेषता है। टुंड्रा वनस्पति ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों की विशेषता है। वनों को प्रायः सदाहरित वन तथा पर्णपाती वनों में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन जिन वनों के पेड़ किसी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। इन वनों को उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय सदारहित भूमध्य सागरीय और कोणधारी वनों के समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ये क्या होते हैं? विषुवतीय तथा उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में बड़ी भारी वर्षा होती है। यहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, अतः पेड़ पौधे पूरे वर्ष बढ़ते रहते हैं। इन वनों में महोगनी, आबनूस और रोजवुड जैसे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी तथा लकड़ी कठोर होती है। इन वनों में ओक, यूकेलिप्टस और वैटल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा है भूमध्य सागरीय सदाहरित वन। मध्य अक्षांशों के महाद्वीप के पश्चिम भागों की शीत ऋतु में सामान्य वर्षा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ये अपनी पत्तियां गिराए बिना ही शुष्क ग्रीष्म ऋतु का सामना कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कटीली, चिकनी और चौड़ी और छोटी होती हैं। कॉर्क, जैतून और चेस्टनट आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला है कोणधारी सदाहरित वन। ये वन ध्रुवीय प्रदेशों के चारों ओर एक लगातार पट्टी के ऊंचे पर्वतों पर फैले हैं। ये लंबे और शंक्वाकार होते हैं। इन वनों में चीड़, देवदार और फर जैसे मुलायम लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। पर्णपाती वन। ये वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन विशिष्ट शुष्क ऋतु वाले उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इन वनों के पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन, साल और शीशम इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। दूसरा है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ये वन शीतोष्ण कटिबंध के तटीय भागों में पाए जाते हैं। शीत ऋतु से बचने के लिए ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला है वन्य प्राणी संसाधन यानी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। वन्य प्राणियों में सभी जीव जंतु, पक्षी और मछलियाँ आदि शामिल हैं। यदि इन सभी प्रजातियों की संख्या को भंग न किया जाए तो प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं को अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। विभिन्न जंतु उद्यान एवं उनमें सुरक्षित जंतुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ये अभी झारखंड राज्य में पड़ता है। ये संरक्षित इसमें जीव बाघ है। दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। इसमें बाघ, तेंदुआ, पांडा, चीतल, हाथी, घड़ियाल पाए जाते हैं। कांजीरंगा उद्यान असम में है। यहाँ गैंडा पाए जाते हैं। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान सौराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ सिंह पाए जाते हैं। दुर्लभ जंतुओं और वनस्पतियों के आवास को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि वनों को मानव हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। दुर्लभ जंतु के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसी तरह प्रोजेक्ट हाथी 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऊर्जा संसाधन
यानी एनर्जी रिसोर्सेज। मनुष्य को अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन का आधार ही ऊर्जा है। औद्योगिक क्रांति के बाद ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का महत्व बढ़ा है। 20वीं शताब्दी में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक स्रोत की खपत भी बढ़ रही है, जिससे इनके भंडारों में कमी होती रही है। इसलिए अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता और बढ़ गई है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा हमें निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, सूर्य। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा तथा सबसे सस्ता स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करके पौधे पनपते हैं। पौधों से जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमें अपना भोजन सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा से ही, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर हमारे लिए ऊर्जा के जितने भी अन्य स्रोत हैं, उन सभी में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा संचित रहती है। दूसरा है ईंधन। जिस किसी पदार्थ को जलाने से ऊष्मा मिलती हो, उसे ईंधन कहते हैं। लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि को जलाने से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अतः ये सभी पदार्थ ईंधन हैं। ईंधन के जलने से उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अधिकतर ईंधन कार्बन के यौगिक होते हैं और जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ईंधन हैं लकड़ी, उपले, कोयला, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस और बायोगैस आदि। कोयला अवसादी चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। कोयले की गुणवत्ता पेड़ पौधों के आवरण की गहराई, उस पर पड़ने वाले दबाव और उससे मिलने वाली ऊष्मा पर निर्भर करती है। गुणवत्ता की दृष्टि से कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पीट कोयला। यह निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें 50 से 60% कार्बन होता है। दूसरा, लिग्नाइट कोयला। इसमें 60 से 70% कार्बन होता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तीसरा, बिटुमिनस कोयला। इसमें 70 से 90% कार्बन होता है। चौथा है एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें 90% से अधिक कोयला होता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है? तीव्र गति से बहती हुई पवन में बहुत ऊर्जा होती है। पवन चक्की एक ऐसा साधन है जिससे पवन की गतिज ऊर्जा को भूमि से पानी निकालने, अनाज पीसने, लकड़ी काटने तथा बिजली उत्पन्न करने में होता है। अगला है जल ऊर्जा। जल भी हमारे लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। पहाड़ों पर जमे बर्फ के पिघलने पर तथा वर्षा से प्राप्त जल झरनों तथा नदियों में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इस बहते जल की गतिज ऊर्जा से जल विद्युत केंद्रों में पंचक्कियों के टरबाइनों को चलाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा है तरंग तथा ज्वारीय ऊर्जा। तरंगे तथा ज्वार भाटा एक ऐसा अन्य ऊर्जा स्रोत है जो सदैव उपलब्ध रहता है एवं उसे विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर से वहाँ जहाँ समुद्र का जल किसी तंग कटाव में आ जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक तौर पर वहाँ पर जहाँ नदियाँ सागर में गिरती हैं। बहते जल द्वारा ले जाई जाने वाली ऊर्जा को भी भारत में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें बस एक पैडल युक्त पहिया चाहिए जो तेज बहती जलधारा में रख देने पर घूमने लग जाता है। इसी सिद्धांत पर बनाई गई छोटे आकार की आटा चक्कियाँ कश्मीर में बहुत समय से इस्तेमाल होती हैं। वास्तव में बड़े बड़े जल विद्युत बिजली घर भी इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलप्रपात में एक आधुनिक प्रकार का पैडल पहिया बनाया जाता है। इसे टरबाइन कहते हैं, जिसका घूर्णन होने पर बिजली बनती है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। गर्म स्रोतों से निकलने वाला गर्म जल तथा अतितप्त भाप को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश में 46 ऐसे जल तापीय स्रोत होते हैं। स्रोत से जल का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। गर्म स्रोतों की ताप ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने, इमारतों तथा घरों को गर्म करने तथा ठंडे क्षेत्रों में ग्लास हाउसों को जिनमें सब्जियां उगाई जाती है गर्म किया जा सकता है।
परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में के तेजी से समाप्त होने के कारण और साथ ही कोयले एवं अन्य जीवाश्म ईंधनों के जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब प्रयत्न किया जा रहा है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधनों के विकल्प ढूंढे जाएं, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को बम के रूप में पहले ही पहचान लिया गया था। इसलिए प्रयत्न किए गए कि परमाणु ऊर्जा को एक नियंत्रित रूप में विमोचित किया जाए। इस काम को पूरा करने के लिए जो युक्ति बनी उसे परमाणु रिएक्टर का नाम दिया गया। नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा निकलती है जिसे वाष्प बनाने में काम में लाया जाता है ताकि उसे टरबाइनों को चलाकर बिजली पैदा की जा सके। अनुमान लगाया गया कि 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम, जिसे 235 U लिखा जाता है, इससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है जो 35,000 किलोग्राम कोयले से निकलती है। यूरेनियम जैसे नाभिकीय ईंधन से ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत साफ सुथरा और प्रभावकारी होता है तथा यह कोयले एवं पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है। मगर नाभिकीय रिएक्टर को मानव आवासों से दूर स्थापित किया जाना जरूरी है। इन्हें कड़े सुरक्षा नियंत्रण में चलाया जाना होता है ताकि दुर्घटनावश रेडियो सक्रिय सामग्री का रिसाव न हो सके। रेडियो सक्रिय अपशिष्टों का बहुत सावधानीपूर्वक निपटान किया जाता है। भारत में ऊर्जा की बहुत कमी है। इस समस्या से निपटने के लिए आज अधिक नाभिकीय बिजली घरों को बनाने की योजना चल रही है ताकि हमारी बढ़ती जाती विद्युत ऊर्जा की मांग पूरी हो सके। बायोगैस अपने मवेशियों के गोबर से बायोगैस बनाने के विषय में सुना होगा। यह गैस खाना पकाने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एक सरल सी प्रक्रिया के द्वारा मवेशियों के गोबर का इस्तेमाल करके एक गैस बनाई जाती है जिसमें 55 से 70% मीथेन गैस होती है। यह गैस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक साफ और समर्थ ईंधन होती है। ऐसा पाया गया है कि कुछ जल खरपतवार जैसे जल कुमुदिनी, वाटर लेट्यूस, सेल्विनिया, हाइड्रिला, डकवीड्स तथा शैवाल मवेशियों के गोबर के उपयोगी संपूरक हो सकते हैं। बायोगैस का उपयोग भाप बनाने में भी किया जा सकता है, जिससे फैक्ट्रियों में इंजन अथवा मशीनें चलाई जा सकती हैं तथा टरबाइनें चलाकर बिजली भी पैदा की जा सकती है। पाया गया है कि बड़े बड़े बायोगैस संयंत्रों से अनेक परिवारों की अथवा छोटे गांवों तक की आवश्यकताएं हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में बायोगैस पैदा करने के बाद अवशेष गोबर को कृषि में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हमारे पास में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है सबसे पहले ऑक्टेन नंबर के बारे में बताया गया है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? आयतन के अनुसार पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा को ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड TeL मिलाकर ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जाता है, जिससे नॉकिंग में भी कमी आती है और इंजन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सीटेन नंबर यह डीजल के लिए है तथा डीजल की ज्वलनशील विशेषता की माप है। इसके लिए डीजल में C10 C16 की श्रृंखला तथा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन मिलाया जाता है। सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत सर्वप्रथम 4 महानगरों में हुई थी, किंतु अब यह संपूर्ण देश में उपलब्ध है। किंतु लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से बेंजीन गैस निकलती है, जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है और साथ ही पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करती है। इसलिए लेड रहित पेट्रोल को प्रयोग करने वाले वाहनों में कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। ध्यातव्य है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो एक सामान्यतया सेरामिक्स और कुछ धातुओं के लेप से बनी होती है।
इनमें निम्न धातुओं का लेप लगाया जाता है यथा प्लेटिनियम, वेनेडियम, रोहोडियम इत्यादि। कैटेलाइट कन्वर्टर का प्रयोग सीसा रहित पेट्रोल के लिए नहीं होता, क्योंकि इससे उसके जो उत्प्रेरक हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सीएनजी के बारे में बताया गया है। सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है, तो इसे सीएनजी कहा जाता है। इसका प्रयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी से अधिक होता है। सीएनजी में 80 से 90% मीथेन होता है। यद्यपि यह एक ग्रीन ईंधन है जिसमें पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण तत्व निकलते हैं तथा यह एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है, किंतु इनके प्रयोग के लिए इंजन की संरचना एवं कार्यविधि में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरण के लिए उचित नहीं माना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सूक्ष्म कण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, N2O आदि उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक उत्तम ईंधन के रूप में गैसोहॉल यानी इथेनॉल युक्त पेट्रोल की अनुशंसा की है। स्मरणीय है कि भारत सरकार द्वारा 9 राज्यों में जनवरी 2003 से 5% इथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचने को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे भविष्य में 10% करने और डीजल में भी मिलाने का अध्ययन किया जा रहा था। महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस हमारे पास में है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और वन्य प्राणी सप्ताह दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज। खनिज एक या एक से अधिक तत्वों वाले अजैव प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनका विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। खनिजों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार धात्विक तथा अधात्विक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे हैं जिनसे लोहा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। धातुएं मजबूत, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण बिना टूटे उनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं। प्रकृति में यह खनिज प्रायः पाए जाते हैं। धातुओं को अयस्कों से अलग करके शुद्ध रूप में इन्हें प्राप्त किया जाता है। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का बहुत व्यापक उद्योग है। सिलिका, फॉस्फेट, पोटाश, नमक, हीरा, बालू और बजरी आदि अधात्विक खनिज हैं। खनिज पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ खनिज धरातल पर ही मिलते हैं तथा कुछ पृथ्वी के गर्भ के विभिन्न गहराइयों से निकाले जाते हैं। अधात्विक खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। नोट में लिखा है, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। इस नए पदार्थ को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे तांबे में टिन मिलाकर इसे मजबूत बनाया जाता है। अब हमारे पास में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इनमें से कौन सा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है वायु, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है जल, चौथा है खनिज। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। खनिज ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, यानी प्रौद्योगिकी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, भूमि के असावधानीपूर्ण उपयोग से कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर 2 मरुस्थलीकरण, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारे पास में, 1 और 2 दोनों, यानी मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। क्वेश्चन 3 में आते हैं,
जल आपूर्ति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन 1 बांध का निर्माण करके, ऑप्शन 2 नहर का निर्माण करके, ऑप्शन 3 खारे पानी से मृदु पानी बनाने वाला संयंत्र स्थापित करके, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इन सभी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का यूज़ करके हम लोग जल आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आते हैं। कहा जा रहा है धातुओं का प्राकृतिक अथवा बहुमूल्य खनिज का कई अशुद्धियों के साथ संकेंद्रण करते हैं। कैसे कहते हैं संकेंद्रण किसे कहते हैं? पहला है खनिज, दूसरा है अयस्क, तीसरा है जीवाश्म ईंधन, चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, अयस्क। 5वां क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कहाँ, किस चीज़ में किया जाता है? ऑप्शन है बिजली बनाने में, ऑप्शन 2 नौ परिवहन में, ऑप्शन 3 अनाज पीसने में और ऑप्शन 4 ये सभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ये सभी। पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में, नौ परिवहन में, अनाज पीसने में, सब में किया जाता है। क्वेश्चन 6 में आते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है? ऑप्शन नंबर 1 पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा, ऑप्शन 3 ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन है टुंड्रा शब्द संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन 1 जीव से, ऑप्शन 2 ऊर्जा से, ऑप्शन 3 वनस्पति से, ऑप्शन 4 क्षेत्र से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति से। टुंड्रा क्षेत्र में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पीट, ऑप्शन नंबर 2 लिग्नाइट, ऑप्शन 3 बिटुमिनस, ऑप्शन 4 एंथ्रासाइट। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है। क्वेश्चन 9 में आते हैं। भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन 1 पीट, ऑप्शन 2 लिग्नाइट, ऑप्शन 3 बिटुमिनस एंड ऑप्शन 4 एंथ्रासाइट को। तो किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन 2 लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। 10वां क्वेश्चन है। एक विद्यालय के छात्र ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ उन्हें बिना पत्तियों के कई वृक्ष देखने को मिले। वह वृक्ष किस प्रकार के वनों से संबंधित थे? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तीसरा मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विश्व भर में वन्य प्राणी सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 सितंबर, ऑप्शन 2 दिसंबर, ऑप्शन 3 अक्टूबर, ऑप्शन 4 है फरवरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर में विश्व प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 में आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जीव विशेष को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर है? ऑप्शन 1 हिरन, ऑप्शन 2 बाघ, ऑप्शन 3 मोर, ऑप्शन 4 गैंडा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बाघ। तीसरा काजीरंगा उद्यान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 है असम। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, असम। क्वेश्चन 14 में आते हैं। एक किसान अपने खेत में कई वर्षों तक लगातार गेहूं की फसल उगाता है, तो उसके खेत की मृदा में क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ऑप्शन 2 पोषक तत्व की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन 3 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एंड ऑप्शन 4 मृदा पर निर्भर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की लंबी सीधी रेखा देखी होगी। वृक्षों की इस रेखा से क्या लाभ मिलता है, किस चीज़ में लाभ मिलता है? पहला उत्पादन में, दूसरा मृदा अपरदन में, तीसरा खेती के लिए उचित वर्षा में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, मृदा अपरदन में लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हीरा क्या है? पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा अयस्क और चौथा है ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अधात्विक खनिज है।
17वां क्वेश्चन है, आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला है, सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं। दूसरा, सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है। तीसरा, विकल्प 1 व 2 दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हमारे घरों में उपयोग में लाए जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों में गैस रिसने पर एक दुर्गंध आती है। वह गंध किस चीज़ की होती है? ऑप्शन 1 ग्लाइकॉल की, ऑप्शन 2 एथेनॉल की, ऑप्शन 3 है एथिल मरकैप्टन की एंड ऑप्शन 4 है ब्यूटेन की। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एथेनॉल की वो जो गंध आती है वो एथेनॉल की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। आजकल मोटर वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला गैसोहॉल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मेथेनॉल युक्त पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 प्रोपेनॉल युक्त पेट्रोल, ऑप्शन 3 एथेनॉल युक्त पेट्रोल एंड ऑप्शन 4 ब्यूटेनॉल युक्त पेट्रोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एथेनॉल युक्त पेट्रोल। क्वेश्चन 20 में आते हैं। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1 पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 खनिज तेल, ऑप्शन 3 प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 4 ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन 21 में आते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अपरदन को रोकने के लिए, दूसरा है जल की कमी के कारण, तीसरा है मृदा संरक्षण के लिए और चौथा है विकल्प 1 व 3 दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प 1 व 3 दोनों, यानी अपरदन को रोकने के लिए और मृदा संरक्षण के लिए। क्वेश्चन 22 में आते हैं। सामान्यतया सभी धातुएं प्रकृति में अयस्क रूप में पाए जाते हैं। अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास में निष्कर्षण, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा प्रगलन, चौथा दहन। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम प्रगलन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, प्रगलन। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 धातु का मूल्य कम करने के लिए, ऑप्शन 2 धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन 3 धातु को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। क्वेश्चन 24 में आते हैं। पवन ऊर्जा के निर्माण पवन चक्कियाँ भारत में स्थित है, तो यहाँ पर पवन चक्कियाँ भारत में कहाँ पर स्थित हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है हमारे पास में कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ऑप्शन 2 मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय सदाहरित वन, ऑप्शन 4 कोणधारी सदाहरित वन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कोणधारी सदाहरित वन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।